नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग जीके जीएस के 22वें प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम में लगातार 10 वर्षों से रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न आगे भी रिपीट होने की संभावना है। और दोस्तों, यदि आप सभी को अपनी जीके जीएस अच्छी करनी है तो प्रतिदिन सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें। और यदि आप सभी लोगों को हमारी क्लास का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, हमारी इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल अजय गुरुकुल पर प्रोवाइड हो जाएगी। हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत हम आज के मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट हमारा है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी कर दिखाना है, उनको भी करके दिखाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उनको भी करके दिखाना है। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है। आज का पहला प्रश्न दिया हुआ हमारा कह रहा है कि विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोस इन इंडिया। कह रहे हैं कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया बिहार या गुजरात या महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश जो है आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो है हमारा एक सहारनपुर में, कहाँ? सहारनपुर में जो है चौसा आम। कौन सा आम? चौसा आम सहारनपुर का प्रसिद्ध है। और जो हमारा लंगड़ा आम ये हमारा बनारस का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? बनारस का हमारा लंगड़ा आम जो है बनारस का प्रसिद्ध है। और सबसे इम्पोर्टेंट आम जो है हमारा दशहरी आम। कौन सा आम? दशहरी आम जो है दशहरी आम ये जो हमारा लखनऊ के पास स्थित मलिहाबाद का है। कहाँ का? मलिहाबाद का जो है दशहरी आम प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मलिहाबाद का। दोस्तों, हमारा जो है उत्तर प्रदेश का आम अन्य राज्यों में किस नाम से बिकता है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का आम जो है अन्य राज्यों में नवाब ब्रांड के नाम से बिकता है। किस नाम से? नवाब ब्रांड के नाम से उत्तर प्रदेश का आम अन्य राज्यों में बिकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का आलू अन्य राज्यों में जो है ताज ब्रांड के नाम से बिकता है। किस ब्रांड के नाम से? ताज ब्रांड के नाम से जो है उत्तर प्रदेश का आलू अन्य राज्यों में बिकता है। और जो है उत्तर प्रदेश का आम जो है नवाब ब्रांड के नाम से बिकता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। उत्तर प्रदेश जो है आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जो है गुजरात में सर्वाधिक किस चीज़ का उत्पादन होता है? दोस्तों, गुजरात में मूंगफली का। किसका? मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? दोस्तों, गुजरात में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और गुजरात में ही जो है नमक का उत्पादन भी काफ़ी मात्रा में किया जाता है। नमक का उत्पादन भी काफ़ी मात्रा में जो है गुजरात में किया जाता है। और यहाँ पर महाराष्ट्र दिया है। महाराष्ट्र दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद में जैसे गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? ये भी हमारा उत्तर प्रदेश में होता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उत्पादन के बाद जो है सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र आता है। ये गन्ने के उत्पादन में सेकंड नंबर किसका आता है? गन्ने के उत्पादन में सेकंड नंबर महाराष्ट्र का आता है। किसका आता है? महाराष्ट्र का आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। और उत्तर प्रदेश जो है आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कह रहा है कि निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन ए में दिया हार्ड डिस्क या रैंडम एक्सेस मेमोरी या मैग्नेटिक टैप या ऑप्टिकल डिस्क। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। कौन है? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया करा कि विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज नोटेड म्यूजिकल मिस्टर एन राजन एसोसिएट। कह रहा है कि श्रीमती एन राजन का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ कर सितार वादक या वायलिन वादक या तानपुरा या बांसुरी वादक। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। वायलिन वादक जो है श्रीमती एन राजन जो है ये वायलिन वादक हैं। कौन वादक है? वायलिन वादक।
जो हमारा ऑप्शन ए में दिया सितार वादक। सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर ये हमारे किस चीज़ से संबंधित हैं? पंडित रविशंकर ये हमारे सितार वादक हैं। और बांसुरी वादक कौन है? बांसुरी वादक हमारे हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया जी जो हमारे हैं, चौरसिया जी जो हमारे हैं, ये हमारे बांसुरी वादक है। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वादक, ये कौन हमारे, इनका नाम जो है इनका नाम है हमारा बिस्मिल्लाह खां। क्या नाम है? बिस्मिल्लाह खान। ये हमारे किस चीज़ से संबंधित है? दोस्तों बिस्मिल्लाह खान जो हमारे हैं, ये हमारे शहनाई वादक हैं। कौन है? शहनाई वादक हैं। दोस्तों इनको सन 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया। बिस्मिल्लाह खां पूछ लेता है तो बिस्मिल्लाह खां हमारे जो है शहनाई वादक हैं। इनको सन 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या दिया हुआ है। विच द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर लट्ठमार होली। लट्ठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में दिया कि वृंदावन या गोवर्धन या बरसाना या गोकुल। तो दोस्तों ये हमारा यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है कि जो है लट्ठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, जो है लट्ठमार होली बरसाना की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? लट्ठमार होली हमारी बरसाना की प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ मिट्टी की बारात ए कलेक्शन ऑफ पोएम। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन ए दिया जयशंकर प्रसाद या शिवमंगल सिंह सुमन या महादेवी वर्मा या मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, शिवमंगल सिंह सुमन जो है इनकी रचना है मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात जो है शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? जयशंकर प्रसाद की आंसू, कौन सी हो गई? आंसू लहर, झरना, ये सब किसकी रचना है? ये हमारी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कि महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों ये हमारी कौन सी हैं? यामा, अतीत के चलचित्र हैं, अतीत के चलचित्र आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना कौन कौन सी है? जैसे भारत भारती, कौन सा? भारत भारती किसकी रचना है? ये हमारी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और जय द्रथ वध, ये किसकी रचना है? ये हमारी भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा बी, शिवमंगल सिंह सुमन जो है इन्होंने मिट्टी के बारात की रचना की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? कह रहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया कानपुर या लखनऊ या आगरा या नोएडा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हमारा, कह रहा है जो है भारत, कह रहा है कि जो सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये हमारा कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। लखनऊ में हमारा क्या स्थित है? CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा लखनऊ में स्थित है। ये पूछ लेता है कभी कभी CDRI का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों CDRI का फुल फॉर्म हमारा क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों सिडबी का मुख्यालय भी लखनऊ में ही कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय भी जो है लखनऊ में भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
ए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कर रहा है कि सोयल इज बाई फार द लार्जेस्ट इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोयल ग्रुप ऑफ इंडिया। कर रहा है मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है, या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, या काली मिट्टी पाई जाती है, या लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। ये दोस्तों कहाँ पाई जाती है? ये प्रायद्वीपी जो है, प्रायद्वीपी भारत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? प्रायद्वीपी भारत में लगभग 43% जो है भारत की मिट्टी कैसी है? ये हमारी जलोढ़ मिट्टी है। कैसी है? जलोढ़ मिट्टी है। और यहाँ पर काली मिट्टी दी हुई है, तो काली मिट्टी, यहाँ पर काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं काली मिट्टी को हम। और कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, कपासी मिट्टी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। दोस्तों कपासी मिट्टी इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें जो है काली मिट्टी में, रेगुर मिट्टी में जो है सर्वाधिक कपास का उत्पादन किया जा सकता है, सर्वाधिक कपास का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों इसीलिए हम कपासी मिट्टी भी इसे कहते हैं। यहाँ पर दिया है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में सर्वाधिक किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है? दोस्तों चाय का उत्पादन, चाय, कॉफ़ी, इनका उत्पादन लेटेराइट मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। जलोढ़ मिट्टी हमारा गेहूँ हो गया, धान हो गया, गन्ना हो गया, इन चीज़ों का उत्पादन जो है जलोढ़ मिट्टी में किया जाता है। जलोढ़ मिट्टी हमारी कितने प्रकार की होती है? दोस्तों जलोढ़ मिट्टी हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो हमारी होती है खादर। कौन सी? खादर। और एक होती है हमारी बांगर। कौन सी होती है? बांगर। नवीन काप मिट्टी कहलाती है। नवीन काप मिट्टी हमारी कहलाती है खादर मृदा। और जो है पुरानी काप मृदा जो क्या कहलाती है? हमारी बांगर मृदा कहलाती है। जो नदियों के द्वारा बहाकर जो नवीनतम मिट्टी लाई जाती है उसे हम खादर मिट्टी कहते हैं। और जो नदियों के द्वारा पुरातन की जो मिट्टी पड़ी हुई है उसे हम बांगर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। भारत में जलोढ़ मृदा लगभग 43% पाई जाती है, 43% पाई जाती है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया करा है, लेक इज द लार्जेस्ट ब्रिकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया, इट आल्सो द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया। कह रहा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी झील भी है। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया करा डल झील, या चिल्का झील, या वुलर झील, या डीडवाना झील। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ स्थित है? दोस्तों चिल्का झील ये हमारी ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा में चिल्का झील स्थित है। करा यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। तो दोस्तों इसका राइट, और इसके बाद में हमारा यहाँ पर दिया गया डल झील। डल और वुलर ये हमारी मीठे पानी की झीलें भारत की हैं। कौन कौन सी? डल और वुलर ये हमारी मीठे पानी की झील है। किसकी? मीठे पानी की झीलें हैं। इनको जो है ये किस राज्य में स्थित है? ये हमारी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? डल और वुलर झील ये हमारी जम्मू कश्मीर में स्थित है। डीडवाना झील ये हमारे राजस्थान में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये हमारी राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया होगा, विच सिटी इज नाउन एज द स्टील सिटी ऑफ इंडिया। करा किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में था मुंबई, या कोलकाता, या कोच्चि, या जमशेदपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। करा स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जो है जमशेदपुर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जमशेदपुर को जाना जाता है। यहाँ पर जो है टाटा जमशेद जी ने टाटा जो है टाटा की कंपनी सर्वप्रथम टाटा की कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया
ये हमारी कहाँ स्थापित हुई थी? ये हमारी जमशेदपुर में स्थापित हुई थी। दोस्तों मुंबई में हमारा क्या स्थित है? मुंबई में हमारा गेटवे ऑफ इंडिया कौन है? गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ स्थित है? ये हमारा स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया, ये हमारा स्थित है मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत का जो है सबसे बड़ा प्राणी उद्यान ये हमारा कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो है स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जमशेदपुर को जानते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कर भारत कर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद प्रोटेक्शन ऑफ मूवमेंट्स एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर दिया हुआ, कर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया आर्टिकल 48 या आर्टिकल जो है 48A या आर्टिकल 49 या आर्टिकल 50। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, आर्टिकल 49 जो है ये कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित आर्टिकल 49 है। दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल 48 दिया, ये हमारा कृषि से संबंधित है। कृषि से संबंधित है। कृषि से संबंधित है ये हमारा कौन सा आर्टिकल? ये हमारा आर्टिकल 48 कृषि से संबंधित है। आर्टिकल 48 है ये हमारा वन्य जीव संरक्षण से संबंधित, किससे? वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है। वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है आर्टिकल 48A। इसके अंतर्गत कहा है कि जो है गाय को जो है अघन्या के रूप में, जिसको हम नहीं मार सकते, उस के रूप में भी जाना गया है। यह अन्य जीवों को भी मारना अपराध की श्रेणी में आता है। यहाँ पर दिया आर्टिकल 50 में दिया, इसमें जो है आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण, किसी कार्यपालिका और न्यायपालिका की सीटों का पृथक्करण ये हमारा आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की सीटों का पृथक्करण ये हमारा आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, भारत के संविधान की सूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध में प्रावधान है। किस सूची में है? यहाँ पर दिया कर 5वीं अनुसूची में है या 6ठी अनुसूची में है या 7वीं में है या 4थी में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जो है 6 अनुसूची में जो है कहा गया है कि जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को रखा गया है। दोस्तों 5वीं अनुसूची हमारे अनुसूचित जाति किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। किससे? अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। और यहाँ पर दी गई है उसके बाद में 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दोस्तों 10वीं अनुसूची का संबंध हमारा दल बदल से है। किससे? दल बदल से संबंध कौन सी है? दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर जो है 4th अनुसूची में, 4थी अनुसूची में क्या कहा गया हुआ है? दोस्तों 4थी अनुसूची में कहा गया हुआ है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या कहा हुआ? कह रहा है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये हमारा 4थी अनुसूची में लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये 4 राज्य शामिल हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर है कि इट वाज द इन उत्तर प्रदेश दैट बुद्ध प्रीस्ट इन फर्स्ट sermon and laid the फाउंडेशन ऑफ हिज ऑर्डर। कह रहा है कि
उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश और अपने कार्य विधि की नींव रखी थी। अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में दिया था, या संकिसा में दिया था, या सारनाथ में दिया था, या श्रावस्ती में दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। जो है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? धम्म, जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। भगवान बुद्ध ने जहाँ पहला उपदेश दिया था उसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर श्रावस्ती बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश जो है भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश ये सारनाथ में दिए, श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए? श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और यहाँ कुशीनगर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है, कुशीनगर में भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर में हुई थी। दोस्तों इस घटना को जो हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? महापरिनिर्वाण के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जब भगवान बुद्ध ने घर त्याग किया था, 29 वर्ष की अवस्था में जब भगवान बुद्ध ने अपने घर को त्यागा था, तो वह जो है घटना क्या कहलाई थी? वह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई थी। कौन सी घटना कहलाई थी? वह घटना जो है महाभिनिष्क्रमण कहलाई थी। वह घटना क्या कहलाई थी? महाभिनिष्क्रमण वह घटना कहलाई थी। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो धम्म चक्र जब पहला उपदेश दिया था तब धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। धम्म चक्र प्रवर्तन। और जो है जब इन्होंने मृत्यु जब इनकी हुई तो उसे हम परिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तीनों घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परिनिर्वाण भगवान बुद्ध के जीवन त्याग की घटना थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट ऑफ इंडिया एंड इट पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर पर एज द नंबर गिवन बाय सेंसस 2011। यहाँ पर दिया कर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक दी गई जनसंख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 829 है, या 330 है, या 760 है, या 650 है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 829 वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 829 वर्ग किलोमीटर। ये जो हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व दिया गया हुआ है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 किलोमीटर 29 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एसआई सिस्टम। कह रहा बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए में दिया कर वाट, ये और वोल्ट और कैंडला और एम्पियर। दोस्तों कह रहा है कि किसका मात्रक पूछा है? कह रहा करंट। किसका मात्रक? करंट, यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका मात्रक हमारा एम्पियर है। क्या है मात्रक? एम्पियर है। ज्योति क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ज्योति क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ज्योति क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तीव्रता का मात्रक हमारा क्या है? इसका मात्रक हमारा कैंडला है। वोल्ट हमारा किसका मात्रक है? तो दोस्तों वोल्ट हमारा क्या है? विद्युत विभव का मात्रक क्या है हमारा?
वोल्ट है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, और शक्ति का मात्रक हमारा क्या है, शक्ति का मात्रक हमारा वाट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया करा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द केमिकल चेंज, करा निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए में दिया पटाखों का जलना, या मैग्नीशियम का तार गर्म होना, हीटिंग ऑफ मैग्नीशियम वायर, कह रहा है कि कपड़े सुखाना, कह रहा है ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, कह रहा है कि पानी में चीनी का घुलना। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जब कोई वस्तु अपनी अवस्था को परिवर्तित करके पुनः अपनी अवस्था में आ जाए, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारा भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाएगी, भौतिक परिवर्तन कहलाएगी। और वह वस्तु जो अपनी अवस्था में परिवर्तन करने के बाद में पुनः उस अवस्था में ना आ पाए, उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखा पटाखों का जलना। दोस्तों पटाखा जब जल जाता है, क्या उसके बाद में राख से उसके फिर से पटाखा बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। मैग्नीशियम का तार गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद में फिर क्या हो जाएगा, फिर वैसे ही हो जाएगा। कपड़े सुखाना जो कपड़े भीगे हुए हैं, कपड़े सूख जाएंगे, उसके बाद में आप उनको फिर से भिगो करके फिर वैसे ही कर सकते हो। फिर अगला करा कि पानी में चीनी का घुलना। दोस्तों पानी में जब चीनी को हम घोल देंगे, घोलने के बाद में उसको हम गर्म करके फिर हम चीनी को प्राप्त कर सकते हैं। पानी को भाप बना के उड़ा सकते हैं और उसके बाद में चीनी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये तीनों घटनाएं हमारी कौन सी घटनाएं थी, ये हमारी तीनों घटनाएं मैग्नीशियम का तार गर्म होना, कपड़े सुखाना और चीनी का घुलना, ये तीनों घटनाएं हमारी क्या थी, ये हमारे भौतिक परिवर्तन थे। क्या थे, भौतिक परिवर्तन थे। क्या थे, भौतिक परिवर्तन थे। ये हमारे भौतिक परिवर्तन थे। और रासायनिक परिवर्तन में और कौन कौन से आते हैं। रासायनिक परिवर्तन में हमारा जैसे पटाखों का जलना हो गया, दूध से दही बनना हो गया। क्या, दूध से दही बनना, या दूध से पनीर बनाना, ये सारी घटनाएं क्या कहलाती है, ये हमारे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कर विच द फॉलोइंग इन सिंबल ऑफ लेड। लेड का जो है सिंबल क्या है, लेड का सिंबल क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है। यहाँ पर दिया के, या पीवी, या AU, या Na। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, जो है पीबी जो है लेड का प्रतीक चिन्ह है। क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है, पीबी जो है लेड का प्रतीक चिन्ह है। यहाँ पर दिया Na जो है ये दोस्तों ये हमारा सोडियम का प्रतीक चिन्ह है। किसका है, सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या है, हमारा Na है। और हमारा के जो है, ये हमारा के जो हमारा है, के से हम पोटेशियम को प्रदर्शित करते हैं। किसको, पोटेशियम जो हमारा के का प्रतीक है। और यहाँ पर पीबी आपको बता दिया लेड हो गया पीबी का। और यहाँ पर AU ये हमारा सोने का प्रतीक है। सोना का प्रतीक क्या है, AU। और सोडियम ये Na जो है हमारा सोडियम का है। सोडियम एक ऐसी धातु है, इसको हम चाकू से काट सकते हैं। किससे, सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। सोडियम एक ऐसी धातु है, मात्र एक ऐसी धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन सी, ये हमारी सोना है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी। ऑप्शन ए में दिया चैडविक, या डाल्टन, या अर्नेस्ट रदरफोर्ड, या यूजीन गोल्डस्टीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की खोज की। प्रोटॉन की खोज किसने की,
अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज हमारा चैडविक जी ने किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज ये हमारे चैडविक जी ने की। और जो है गोल्डस्टीन ने हमारी किस चीज़ की खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों हमारे जो है माफी चाहता हूँ दोस्तों, जो है प्रोटॉन की खोज ये हमारे गोल्डस्टीन जी ने किसने की थी? गोल्डस्टीन जी ने की थी। और जो है रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम किसने दिया था? प्रोटॉन नाम जो है रदरफोर्ड जी ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। और दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज ये हमारे किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज ये हमारी चैडविक जी ने की थी। किसने की थी? चैडविक जी ने जो है न्यूट्रॉन की खोज हमारी चैडविक जी ने की थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी और रदरफोर्ड ने इसे जो है प्रोटॉन नाम दिया था। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कर रहा है कि सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? उपधातु है या धातु है या अधातु है या नोबल गैस है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। दोस्तों उपधातु क्या कहलाती हैं? कौन उपधातु होती हैं? दोस्तों उपधातु वे धातुएं जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करती हैं क्या कहलाती हैं? उपधातुएं कहलाती हैं। जैसे हमारी सिलिकॉन हो गई। और यहाँ पर धातुएं क्या कहलाती हैं? वे पदार्थ जिनमें जो है विद्युत का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है क्या कहलाती हैं? धातुएं कहलाती हैं। और जिनको पीटने से उनमें क्या होता है? उनका आकार बढ़ जाता है क्या कहलाती है? ये हमारी धातुएं कहलाती हैं। अधातुएं क्या कहलाती हैं? ये हम जिनमें विद्युत का प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं होता है वे हमारी अधातुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अधातुएं कहलाती हैं। जैसे हमारा हो गया लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई, लकड़ी प्लास्टिक ये सब क्या है? ये हमारे अधातुएं हैं। और धातु हमारा लोहा है, सोना है, चांदी है, ये सब हमारी क्या है? ये सारी हमारी धातुएं हैं। और नोबल गैसें किन्हें कहते हैं? नोबल गैसें हमारी होती हैं 5। इन्हें हम अक्रिय गैसें भी कहते हैं। कौन गैसें? अक्रिय गैसें। ये कौन कौन सी होते हैं? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, ये सब हमारी कौन सी गैसें होती हैं? ये हमारी अक्रिय गैसें होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। इसी के साथ हमारे एक बहुत ही अच्छी क्लास समाप्त होती है। दोस्तों एक बार हम फिर से फटाफट अपने प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी एक क्या है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। और अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ करेक्ट, श्रीमती एन राजन का संबंध निम्न में से किस एक वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों श्रीमती एन राजन का संबंध जो है किससे है? ये हमारी वायलिन वादक हैं। कौन वादक है? वायलिन वादक हैं। और उसके बाद में दिया हुआ करा कि विच द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस ऑफ लठमार होली? कर लठमार होली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दोस्तों ये हमारा बरसाना जो है लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारा भगवान श्री कृष्ण और राधा जी से संबंधित है। किससे? भगवान श्री कृष्ण और राधा जी से संबंधित स्थान है। अगला प्रश्न हमारा दिया कर रहा है कि हु इज ऑथर द मिट्टी की भारत बारात ए कलेक्शन ऑफ पोएम? मिट्टी की बारात नामक कविता के लेखक कौन है? ये हमारे शिवमंगल सिंह सुमन जो है मिट्टी की बारात के लेखक हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया कर इन विच द फॉलोइंग सिटीज इन सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए जो है कानपुर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर में स्थित है। और जो लखनऊ में हमारा क्या स्थित है? लखनऊ में CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया कर भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो है
कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लगभग 43% जो है भाग पर जो भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। रेगुर मिट्टी के नाम से, कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसमें कपास का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। लेटेराइट मिट्टी में हमारा जो है चाय कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। चाय कॉफ़ी का उत्पादन काफ़ी मात्रा में किया जाता है। जो है अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कर है कि लेक द लार्जेस्ट ब्रिक्सिक वाटर लेक ऑफ इंडिया, इट आल्सो द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया। करा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन कौन सी है? ये हमारी चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील। ये हमारी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और ये हमारी डल और वुलर, ये हमारी कहाँ स्थित है? ये हमारी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये मीठे पानी की दोनों झीलें हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया करा कि किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो है हम जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। मुंबई में हमारा क्या स्थित है? मुंबई में हमारा गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये हमारा स्थित है, ये हमारा मुंबई में स्थित है। कोलकाता में हमारा सर्वाधिक बड़ा जो है हमारा प्राणी उद्यान, ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा कोलकाता में स्थित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया करा है कि भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो दोस्तों आर्टिकल 49 जो है ये राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 48 से वन्य जीव से के संरक्षणों से किससे? वन्य जीवों का संरक्षण हमारा आर्टिकल 48 में संरक्षण, जैसे गाय को ना मारने की श्रेणी में अपराध की श्रेणी में आता है, या जानवरों को मारना अपराध की श्रेणी में आता है। यहाँ पर आर्टिकल 48 में ये हमारा कृषि से संबंधित किससे? कृषि से संबंधित है। आर्टिकल 50 ये हमारा कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण है, आर्टिकल 50 में दिया गया हुआ है। और आर्टिकल 51 में हमारा दिया होता है, आर्टिकल 51 में हमारा क्या होता है? आर्टिकल 51 में हमारा इंटरनेशनल पीस जो है आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति है, आर्टिकल 51 में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया भारतीय संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से के संबंध में प्रावधान है। किस अनुसूची में? 5वीं या 6ठी या 10वीं या 4थी? तो दोस्तों 6ठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये चारों राज्य जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची हमारे जनजातीय क्षेत्र से, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र से 5वीं अनुसूची संबंधित है। और 10वीं अनुसूची ये हमारे दल बदल से संबंधित है। और ये हमारी 4थी अनुसूची ये हमारा जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये हमारी इसमें 4थी अनुसूची में कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया और अपने कार्य विधि की नींव रखी थी? तो दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और भगवान बुद्ध ने की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये हमारी बोध गया बिहार में हुई थी। और कुशीनगर में भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। और श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न दिया करा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य और जनगणना 2011 तक दी गई जनसंख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश की आबादी जनसंख्या घनत्व है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया करा है कि बिजली के करंट एसआई यूनिट क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक दोस्तों हमारा एम्पियर है। क्या है? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया करा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पटाखों का जलना ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फटना या दूध से दही बनाना, दूध से पनीर बनाना, ये सब हमारे रासायनिक परिवर्तन है। और जब मैग्नीशियम तार गर्म होना, कपड़े सुखाना, पानी में चीनी का घोलना या पानी में नमक का घोलना, ये सब क्या है? ये हमारे भौतिक परिवर्तन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? तो दोस्तों पीबी जो हमारा लेड का प्रतीक चिन्ह है।
के हमारा पोटेशियम और AU ये हमारा गोल्ड यानी सोना और Na जो है हमारा सोडियम, ये जो है सोडियम, ये हमारा सोडियम का प्रतीक चिन्ह है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने प्रोटॉन की खोज की। तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज ये हमारे गोल्डस्टीन जी ने की थी और प्रोटॉन नाम ये हमारा रदरफोर्ड जी ने दिया था। किसने दिया था? रदरफोर्ड जी ने दिया था। और जो है न्यूट्रॉन की खोज ये हमारे चैडविक जी ने की थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया कर है सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है या धातु है या अधातु है या नोबल गैस है। तो दोस्तों सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। और ये ग्रेफाइट जो है ये भी हमारे एक उपधातु में आती है। और ये धातुएं हमारे सोना चांदी ये सब क्या है? धातुएं हैं। और अधातुएं लकड़ी, प्लास्टिक, रबर ये सब हमारी अधातुएं हैं। नोबल गैसें ये हमारी अक्रिय गैसें हैं। ये वर्ग 18 के अंतर्गत सारी दी गई हुई हैं गैसें। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न के। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप सभी लोगों के लिए होमवर्क के लिए एक प्रश्न दिया हुआ है। कह रहा है कि जो है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। समझौता कब हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों यदि आप सभी लोगों को हमारे क्लास का कंटेंट अच्छा लगे तब ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। और जल्द से जल्द हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करवाएं। और इसी तरह आप सभी लोगों को हमारी बहुत ही अच्छा कंटेंट देने का हमारा प्रयास है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे सुबह 9 बजे। जय हिंद।